माला किस नंबर 11 हिस्सा नंबर 2 मक्का। शक अमूमन पहुंचता है तब्दीली से ज़रा पहले, जब हर शय तबाह हो रही होती है और दुनिया अजीब वीरान सी लगने लगती है। शक तुम्हें आधी रात को जगा देता है। शक तुम्हें तब तक झंझोड़ता है जब तक तुम जान ना पाओ कि क्या गलत है। शक एक आवाज़ है, सर्द और शफ़ाक, मंतक के ज़रिए तुम्हारा मजाक उड़ाती हुई, तुम्हें खुद को नादान महसूस करवाती हुई। शक को परवाह नहीं होती कि वो कब और कहाँ ज़रब लगाता है। अल्फाज हथियार बन जाते हैं और ख़यालात नेज़े। शक तुम्हारा दिल तोड़ देता है और तुम्हारा सांस रोक देता है और तुम कहते हो कि मुझे न बताओ मौजों के बारे में, मैं यकीन नहीं कर सकता जब तक मेरी आंख देख नहीं लेती। नामालूम। कई बरस पहले एक दफ़ा का जिक्र है। वो सरमा की एक यख बस्ता रात थी। कंट्री साइड के दरख्त बर्फबारी के बायस सफ़ेद हो रहे थे। उसके दरमियान में एक लकड़ी का काटे छोटा सा घर दिखाई देता था, जिसकी खिड़कियां रोशन थी और चिमनी से धुआं निकल रहा था। उसकी खिड़की से अंदर झांको तो सिटिंग रूम में एक बड़ा सा आतिशदान बना था, जिसमें आग जल रही थी। लकड़ियों के सुलगने की बू में ब्राउनीज की गीले आमेज़ी की महक भी शामिल हो गई थी। आतिशदान के करीब एक कॉर्नर लैंप जला था, जिसके साथ एक स्याविंग चेयर पर रखी थी। माहिर उस पर यूं बैठा था कि पैर लंबे करके ओटोमन पर रखे हुए थे। घुटनों पर कंबल डाल रखा था और हाथ में एक तबीज किताब थी। उसका सुगार का बॉक्स करीबी मेज पर रखा था। दफातन उसने किताब चेहरे के आगे से हटाई। निगाहें किचन काउंटर की तरफ बुलंद हुई। मैंने तुम्हारी नैनी का बंदोबस्त कर लिया है लाली। किचन काउंटर पर बैठी हलाल कि उसकी तरफ पुश थी। लंबे घुंघराले बाल खुले थे। वो गोद में रखे एक बॉक्स का गिफ्ट रैपर उतार रही थी। इस बात पे वो चौंक कर गर्दन मोड़ी। भूरी आंखों में हैरत दर आई। नैनी, क्या मम्मा और पापा ने मना कर दिया है? वो उदास हुई, रैपर अलहदा करते हुए हाथ सुस्त हुए। हलाल का नाम लाली कब से हुआ? और नैनी, उसको नैनी क्यों चाहिए? एप्रन पहने, पोनी बनाए, झुककर ब्राउनीज का मेज़ा मिक्स करता बीरबल पलटा और छंबे से बारी बारी दोनों को देखा। पार्क में सब बच्चों के निकनेम हैं और सबके पास नैनी होती है, मुझे भी चाहिए। वो आबरू इकट्ठी करके खफगी से कहती वापस अपना गिफ्ट पैक खोलने लगी। बीरबल ने माहिर को देखा। उसने कंधे उचका दिया। हलाल को जो चाहिए वो हम उसको ले देंगे। वापस किताब चेहरे के सामने कर दी। अगर मैंने ये फरमाइश की होती तो माहिर फरीद का जवाब होता कि आप अपना पाक बदल लो। वो जल के कहता अवन की तरफ बढ़ गया। किचन में बनी चौड़ी खिड़की के बाहर सफ़ेद रात फैली थी। बर्फ़ के नन्हे नन्हे गाले गिरते दिखाई दे रहे थे और आसपास भी दूर तक बर्फ़ पड़ी थी। ये शहर से दूर मज़ाफ़ात में बना एक छोटा सा लकड़ी का वेकेशन हाउस था। ये क्या है माहिर भाई? आराइशी कागज़ उतार के उसने अंदर मौजूद डब्बा निकाला और नासमझी से उसे देखा। पहली बार माहिर आफंदी ने अपनी बहन को कैंडल के अलावा कुछ दिया था। हम भी देखें। वो शदीद जला कटा लग रहा था। एक अफसोस भरी नज़र अपनी गिफ्ट पर डाली जो कि एक तरफ रखा था। एक बहुत खूबसूरत और कीमती डोल। हिलाल ने अपने उसे देखकर ठंडी सांस भरी और मलामती नज़रों से उसे देखा। हिलाल अब डोल से नहीं खेलती। हिलाल बड़ी हो गई है। तब से बीरबल फरीद का सदमा कम नहीं हो रहा था। हिलाल सर झुकाए अब बॉक्स खोल रही थी। काउंटर से उसके पैर नीचे लटक रहे थे और बाल चेहरे की दाएं बाएं गिर रहे थे। म्यूजिक बॉक्स, उसकी आंखें चमकी। वो एक म्यूजिक बॉक्स था। टावर के ऊपर एक सुनहरी चोटी वाली लड़की बैठी थी। उसके बाल टावर की बुनियाद को हिला रहे थे। हिलाल ने उंगली उसकी बालों पे फेरी। आंखों में चमक कर आई। फिर उसने चाबी घुमा के छोड़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू। टावर गोल गोल घूमने लगा और धुन सुनाई देने लगी। उसने मुड़ी हुई पलकों वाला चेहरा उठाकर विंग चेयर पर नीम दराज किताब पढ़ते माहिर को देखा। ये रापुंज़ल है ना? किताब पढ़ते हुए झुकी आंखों से माहिर ने इस बात में सर हिलाते हुए जुम्बश दी। लबों में मुस्कुराहट थी। टेक्निकली ये भी एक डोल है। बीरबल जिता के पैर पटकता आगे बढ़ गया। क्या मुझे रेपेंसिल की कहानी सुनाओगे? वो अब काउंटर पर रुख मोड़कर बैठी माहिर को देख रही थी। जस्ट वॉच टेंगल्ड। बीरबल की जली कटी बुड़बड़ाहट ऊंची हुई थी। वो डिज्नी वर्जन है, मैं तुम्हें असल वर्जन सुना सकता हूँ। उसने किताब लहराई थी। हिलाल की आंखें चमकी। उसने म्यूजिक बॉक्स काउंटर पे रखा और जस्ट लगा के नीचे उतरी। फिर भाग के उसकी विंग चेयर तक आई।
माहिर ने कंबल हटाया, उसके लिए जगह बनाई। वह सोफे के बाजू और उसके कंधे के दरमियान फिट होकर बैठ गई और सर उसके कंधे पर रख दिया। ब्रदर्स ग्रिम का वर्जन कदरे तल्ख है, सुनोगी? उसने किताब दोनों हाथों में पकड़ रखी थी, ऐसे कि एक बाजू हिलाल के गिर्द से गुजार रखा था। उसने झट सर ऊपर नीचे हिलाया। कई वर्ष पहले एक दफ़ा का जिक्र है। सारी कहानियाँ ऐसे ही क्यों शुरू होती हैं? क्योंकि राइटर्स हमें ये नहीं बताना चाहते कि वो वाक़या कब पेश आया था। उसने किताब का सफ़ा पलटा। रापुंज़ल की कहानी शुरू होती है ख्वाहिश से। रियली? माहिर फरीद हमेशा मिक्स करते हुए बीरबल ने सर उठाकर उसे घूरा, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। वो किताब से पढ़कर सुना रहा था और हिलाल उंगली पर घुंघरियाली लट लपेटती छत को देख रही थी, जहाँ आतिशदान से जलती आग का साया पड़ रहा था। एक औरत और उसके शोहर को एक बच्चे की ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। जंगल बियाबान में सालगिरह मनाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ बेकिंग का मुकम्मल सामान नहीं होता। अब वो बुड़बुड़ाते हुए कैबिनेट्स खोलकर देख रहा था। उसके घर की अकबी खिड़की से एक बागीचा दिखाई देता था, वो जो खूबसूरत फूलों और जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। वो एक जादूगरनी का बाग था। जादूगरनी क्या होती है? वो एक ऐसी औरत जो जादू करके लोगों की जिंदगियां खराब करती है। क्या जादू वाकई होता है? उसने माहिर को देखते हुए पलकें झपकाई। नहीं, सिर्फ कहानियों में होता है। वो धीरे से हंस दिया। ये स्याह घोड़े के मुजस्समे से बहुत पहले की बात थी। एक रोज उस औरत ने देखा कि जादूगरनी के बाग में एक खूबसूरत रापुंज़ल उगा हुआ है। रापुंज़ल एक पौधे का नाम था। उसके अंदर एक ममनुआ पौधे को खाने की ख्वाहिश पैदार हुई और उसने अपने शोहर से कहा कि अगर उसे रापुंज़ल खाने को ना मिला तो वो मर जाएगी। क्या वो वाकई मर जाती? वो उसके कंधे पर सर रखे निगाहें छत पे नाचते साए पे जमाए हुए थी। नहीं, इंसान किसी के लिए नहीं मर सकता, बस उसकी ख्वाहिश जब हद से बढ़ जाए तो वो बड़ी होकर दिखाई देने लगती है। बीरबल ने हमेशा बेकिंग डिश में अंडेलते हुए एक अफसोस भरी निगाह उस पर डाली। और ब्रदर ऑफ द ईयर का अवार्ड माहिर फरीद के नाम हुआ। फिर क्या हुआ? शोहर ने जादूगरनी के बाग से रापुंज़ल तोड़कर उसे ला दिया। कुछ दिन बाद उसने फिर वही ख्वाहिश की। इस दफ़ा शोहर बाग में दीवार फांद कर गया तो सामने जादूगरनी खड़ी थी। वो पकड़ा गया। हिलाल ने अफसोस से इधर उधर सर हिलाया था। वो अब की छत को देख रही थी। उसने जादूगरनी की मिन्नत की कि रापुंज़ल के बगैर उसकी बीवी मर जाएगी। इस पे जादूगरनी ने कहा कि वो जितने चाहे रापुंज़ल तोड़कर खा ले, बदले में उन्हें अपना बच्चा उसको देना होगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने जादूगरनी से डील कर ली। डिज्नी वर्जन में बच्ची अगवा हुई थी। बीरबल खनकारा, लेकिन वो दोनों उस तरफ मुतवज्जे नहीं थे। जब उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई तो जादूगरनी उसको लेने आ पहुंची और इन मियाँ बीवी ने खुद अपनी बच्ची उसको दे दी। बीरबल पहलुओं पे हाथ रखे खड़ा अफसोस से देख रहा था। बच्चों का ब्रदर्स ग्रिम का वर्जन कौन सुनाता है? बच्चों को ब्रदर ग्रिम्स का वर्जन कौन सुनाता है? जादूगरनी ने उसका नाम रापुंज़ल रखा। वो सूरज तले रहने वाली लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो किताब से पढ़ रहा था। हिलाल की आंखें काउंटर टॉप पे रखे म्यूजिक बॉक्स पर जमी थी। उसने रापुंज़ल को एक टावर में कैद कर दिया, जिसकी एक सीढ़ी या दरवाज़ा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खिड़की थी। रापुंज़ल टावर में क्या करती थी? वो पेंट करती थी और खिड़की में बैठकर गुनगुनाती रहती थी, क्योंकि वो बोर हो रही होती थी और उसके पास इंटरनेट नहीं था। बीरबल का केक ओवन में था और वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा कीना तोस नज़रों से माहिर को देख रहा था। हिलाल ने पहली दफ़ा नज़रों का रुख मोड़कर बीरबल को देखा। वो बोर नहीं होती थी, वो गुनगुना के अपनी माँ को बुला रही होती थी। माहिर ने किताब के सफ़े पलटाए, फिर नफ़ी में सर लाया। नहीं, कहानी में उसकी माँ का जिक्र नहीं है। वो अपनी माँ को बुला रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से बोली। कुछ था उसके अंदाज में जो माहिर चौंक से देखने लगा। ऐसे क्यों कह रही हो? हिलाल ने मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों से चंद लम्हे उसे देखा। मेरी नैनी कौन है? उसका सवाल गैर मुतवक्के था। माहिर ने किताब का सफ़ा मोड़ा और गहरी सांस ली। वो झील के किनारे एक छोटे से घर में मुकीम था। इस शहर में जहाँ मैं रहता हूँ वो तुम्हारे सब कामों की जिम्मेदार होगी। अगला सीन। मौजूदा दिन। सफ़ेद और गुलाबी कमरे की दीवारें खामोशी से उसे देख रही थीं। वो स्टडी चेयर पर बैठी म्यूजिक बॉक्स पे सर झुकाए रापुंज़ल के बालों में उंगलियां फेर रही थी। दफ़ातन कदमों की आवाज़ सुनाई दी। व्हीलचेयर के पहिए, मानूस खुशबू। उसने रुख पूरा मोड़ लिया। अब उसके दरवाजे की तरफ पुश थी और म्यूजिक बॉक्स हाथ में रखा हुआ था। लॉक खुलने का क्लक सुनाई दिया, फिर दरवाज़ा पूरा खुलता चला गया। कहाँ हो हिलाल? चौखट से नगीना बेगम की व्हीलचेयर अंदर आती दिखाई दी। अंदर आने उसे धकेल रही थी।
साथ एक शलवार कमीज वाला बास्केट वाला आदमी था। उसकी स्याह मूछें थी और गाल पर एक मोटा सा तिल था। जब वो तीनों अंदर दाखिल हो गए तो आदमी ने दरवाज़ा बंद किया। म्यूजिक क्यों बजाती हो? नगीना बेगम सर पर सफ़ेद दुपट्टा लिए तस्बीह हाथ में थामे मुस्कुराकर नरमी से पूछ रही थी। उसने जवाब नहीं दिया। सर झुकाए रापुंज़ल की लंबी चोटी उंगली पे लपेटे गई। कितने अच्छे तरीके से रहती हो। नगीना बेगम ने इतराफ़ में नजरें दौड़ाई थी। कितनी अच्छी बेटी हो, कितनी साफ सुथरी, इतनी प्यारी। म्यूजिक क्यों बजाती हो? हिलाल ने म्यूजिक बॉक्स गोद में रख लिया और बाजू सीने पे लपेट लिया। उसकी आंखें बॉक्स पे झुकी थीं। मुझे ये बॉक्स मशकूक लगता है सरकार, ये कुछ गलत कर रही है। तिल वाला आदमी नापसंदीदगी से उसकी कुर्सी की पुष्ट को देख रहा था। वो अपनी माँ को बुला रही है। नगीना बेगम ने व्हील चेयर का बटन दबाया। वो चंद कदम आगे सरक आई। अंदरानी ने चेयर के हैंडल को छोड़ दिया। क्या तुम्हारी माँ? लेकिन तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। हिलाल, क्या फ़ायदा म्यूज़िक बजाने का? उन्होंने नरमी से उसके घुंघराले बालों पे हाथ फेरा। और रहे तुम्हारे भाई, वो तो वो भी तुम्हें भुला के अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो चुके हैं। हिलाल खामोशी से अब दीवार को देख रही थी। चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। लेकिन ये बात तुमने मुझे कभी नहीं बताई। वो उसकी घुंघराली लटों को हाथ में लिए देख रही थी। तुम्हारी नीनी कौन है? हिलाल की पूरी आंखें दीवार पर जमी थीं। उनमें कोई जज्बा नहीं था। वो तुम्हारे साथ खोई थी। वो तुम्हारे भाई ने कहा था, लेकिन मुझे उसके अल्फाजों का कोई भरोसा नहीं है। वो धीरे धीरे कह रही थी। अंदरानी और आदमी नागवारी से कुर्सी पर रुख मोड़े बैठे हिलाल को देख रहे थे। तुम्हारी नैनी के साथ हमने कुछ नहीं किया। फिर वो कहाँ गई? मेरे अंदाजे के मुताबिक उसको तुम्हारे भाई ने छुपा रखा है। कहाँ? ये तुम मुझे बताओगी? तिल वाले आदमी ने बेचैनी से पहलू बदला था। आप नरमी कर रहे हैं, सख्ती से काम लें तो ये 1 मिनट में नहीं। विलायत, सबसे पहले रैश शुरू हुई थी। दीवार को देखती हिलाल के लब फुड़फुड़ाए। वो तीनों चौंकर उसे देखने लगे। फिर बाजुओं पे नील के निशान उभरे थे, लाम सूजन। अंदरानी और विलायत ने ना समझी से एक दूसरे को देखा, लेकिन नगीना बेगम की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसका बायां हाथ बेइख्तियार अपने दाएं हाथ पे रिंग गया। फिर तुम रातों में अचानक बेदार होने लगी, ऐसे कि तुम पसीने में नहाई हुई हो। तुम्हें सांस चढ़ने लगा और हर वक्त जिस्म पे खारिश रहने लगी। उसके लब हिल रहे थे, आंखें खला में कुछ देख रही थी। तुम्हारी हड्डियों में दर्द रहने लगा, क्योंकि वो तुम्हारी हड्डियों के अंदर था। उसने गर्दन जरा सी मोड़ी, ऐसे कि नगीना बेगम उसकी नीम रुख देख सकती थी। कैंसर। अंदरानी ने बरहमी से उसे घूरा, लेकिन वो यकटक उसे देख रही थी। वो अब तक तुम्हारी हड्डियों में है और बढ़ता चला जा रहा है। तुम्हारा जिस्म ठंडा पड़ने लगा है। हर वक्त खारिश होगी, भूख नहीं लगेगी, तुम्हारा सांस मुश्किल हो जाएगा और फिर इसी तरह तुम मर जाओगी। उसके लहजे का सरपन नगीना बेगम के खून को मुंजमद कर रहा था। तुम्हारी नैनी कहाँ है? हिलाल, वो बोली तो आवाज़ कप आई थी। हिलाल ने चेहरा वापस दीवार की तरफ मोड़ लिया। अब उसके लब बंद थे। ये माहिर फरीद की कोई चाल हो सकती है। हो सकता है वो नैनी मर चुकी हो। विलायत ने सर झुकाकर नापसंदीदगी लेकिन ताज़ीम से कहा। मौक्कल क्या कहते हैं सरकार? अंदरानी ने सवाल दागा। नगीना बेगम ने गहरी सांस ली। अगर वो कम अकल इतने काबिल होते तो आज सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत होती। अंदाज में अफसोस था। वो इतना बताते हैं जितनी उनकी अक्ल और समझ होती है। वो कहते हैं कि हिलाल के पास एक नैनी है। वो कौन है, कहाँ है, वो नहीं जानते। सिर्फ हिलाल जानती है या माहिर। उसका पूरा नाम जाने बगैर वो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने हिलाल के सर की पुष्ट को देखा। हिलाल, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो, मुझे इस बारे में बताओ। कमरे में सच सी खामोशी छाई रही। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए, लेकिन इन 4 अफराद के तनफ्फुस की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर नगीना बेगम की अंदरानी को इशारा किया। वो उनकी व्हील चेयर मोड़ने लगी। वो इस शहर में रहती है जहाँ मेरा भाई रहता है। व्हील चेयर चलाती अंदरानी रुक गई। वलायत ने भी चौंक कर उसे देखा। झील के करीब एक छोटे से घर में अकेली तन्हा वो अब कुर्सी को मोड़कर स्टडी टेबल तक ले आई और म्यूजिक बॉक्स मेज पर रखा। उसने अभी तक आंखों का रुख उसकी तरफ नहीं किया था। नगीना बेगम के लबों पर मुस्कुराहट तर आई। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। मैं उसे ढूंढ लूंगी। वलायत तहक्कुम से आवाज़ दी। वो फौरन झुका। जी सरकार, हिलाल सच बोल रही है, इसलिए आज से तुम हिलाल का दरवाज़ा लॉक नहीं करोगे। अगर वो इन लोगों के पास वापस जाना चाहती है जो उनको भुला चुके हैं तो इसकी मर्जी। हिलाल आज़ाद है। हिलाल अब सर झुकाए म्यूजिक बॉक्स के टावर पे उंगली फेर रही थी। अगर ये भागी तो? दरवाज़ा बाहर से बंद करते हुए वलायत का हाथ रुक गया। फिर उसने हाथ नीचे गिरा दिया। अंदाज में फिक्रमंदी थी। फिर बेफिक्र हो, हिलाल कभी नहीं भागेगी। नगीना बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। वो मुतमईन थी। अंदर से एक दफ़ा फिर से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दी। अंदरानी उसकी व्हील चेयर धकेलती अब दूर जा रही थी।
और विलायत तशवीश से खड़ा इन सबको देखता गया। सीन चेंज हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू की टोन अब दम तोड़ चुकी थी, अलबत्ता मोबाइल स्क्रीन पर मोईद का मैसेज हनूज जगमगा रहा था। यह अचानक से शादी का क्या किस्सा है मोईद? अगर घर वापस आते ही मोईद को कॉल करने से पहले उसने 3 गहरे सांस लिए। उस वक्त मोईद पे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सांसों ने गुस्से को दबा दिया। जब माला ने उसे कॉल मिलाई तो लहजा नरम और पुरसकून था। वो मेरी क्लास फेलो है शफक, माँ की डेथ पे घर आई थी। वो कदरे खसाया सा हुआ था। तुमसे मिलवाया होता तो मुझे याद होता। वो तुम्हारे ग्रुप के साथ फेलोशिप के लिए इस्तांबुल आई थी जब उसके दादा बहुत बीमार हो गए थे और वो चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए। इमरजेंसी में सब कुछ हुआ। उसकी फैमिली यहीं आ रही है निकाह के लिए। तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? यार हमारा सिंगल एंट्री वीज़ा है, फेलोशिप दरमियान में नहीं छोड़ सकते। वो कदरे से छुआ। उसकी फैमिली को यही बेहतर लगा था। और तुम्हारी फैमिली? उनको बुलाना है या उनके बगैर ही निकाह हो जाएगा निकाह? उसकी आवाज़ में दर्शती दर आई थी। माला यार क्यों इतनी टिपिकल हो रही हो? वो जला गया। खुद तुम और माही अपनी ज़िंदगी में सेट हो। तुम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की। अब तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए मोहित। हमारी शादियाँ हमारे कल्चर को सामने रख के हुई थी। ऐसे नहीं कि इतला फ़ोन पर दी जाए। हम सपोर्ट तब करें जब तुम हमें कुछ बताओ तो सही। तुमने हमें एतमाद में दिया बगैर सब कुछ फैसला कर लिया। यार बता तो रहा हूँ ना, मजबूरी है। वो धीमा पड़ा। माही गुस्सा करेगी जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। माला ने गहरी सांस ली। बहुत सा गुस्सा सांस के साथ फिजा में गायब हुआ। मेरे पास तुम्हारी सपोर्ट के सिवा कोई क्या ऑप्शन है मोहित? यही तुम आओगी? वो बहुत खुश हुआ। जाहिर है हम आएंगे। अब तुम माही से बात करो, ताकीद करके उसने फ़ोन रख दिया। सर में दर्द होने लगा था। अपार्टमेंट में खामोशी छाई थी। ज़ियाद अभी घर नहीं आया था। वो वहीं लॉन्च में बेचैनी से चक्कर काटने लगी। मोहित आज से 20 दिन बाद की तारीख का कह रहा था। शुक्र है उसके पास अमरीकी वीज़ा था, जिसकी बिना पर वो तुर्की का वीज़ा आधे घंटे में ले सकती थी। लेकिन ज़ियाद को वीज़ा अप्लाई करना होगा। उसे याद था कि जब माँ की ज़िंदगी में नगीना आंटी उनके घर आई थी तो उन्होंने बातों बातों में ज़ियाद की मंगेतर सबरीना की मौत का जिक्र करते हुए बताया था कि ज़ियाद उस वक्त यूके में नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास यूके का वीज़ा नहीं था। वो इस वक्त ड्राइंग रूम में खाना लगाते हुए उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। ये बात सहन में रह गई थी। तुर्की का वीज़ा लगने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। अगर ज़ियाद का वीज़ा ना आया तो वो टहलते टहलते रुक गई। उसका अमरीकी वीज़ा कई बरस पहले लगा था। वो 5 साल का वीज़ा था। उसकी एक्सपायरी डेट आने में 6 माह से कम अरसा था हुआ तो उसका तुर्किश वीज़ा नहीं लग सकेगा। वो तेज़ी से कमरे में आई और अलमारी खोली। अंदर एक लॉकर नस्ब था जिसमें ज़ियाद और वो अपने पासपोर्ट रखते थे। पासवर्ड उसे मालूम था। उसने जल्दी से हिंसे में दबाकर लॉक खोला था। उसका पासपोर्ट पतला सा था। ज़ियाद के 3 नए पुराने पासपोर्ट एक साथ अटैच थे। उसने तेज़ी से अपने पासपोर्ट निकाला और सफ़े पलटे। अमरीकी वीज़े की मियाद देखी, फिर गहरी सांस ली। उसकी एक्सपायरी में अभी बहुत वक्त था। माला ने एक सफ़ा पलटाया। उसका गैर इस्तेमाल शुदा कैनेडियन वीज़ा वहाँ मौजूद था। लबों पर उदास मुस्कुराहट जर आई। माँ और उसने माही के बच्चे की पैदाइश पे वैन को दूर जाने के लिए ये वीज़ा लगाया था, लेकिन न जाने अब वो उसे कभी इस्तेमाल कर सकेगी या नहीं। उसने अपना दुबला पतला पासपोर्ट वापस रखा। फिर नज़र ज़ियाद के पासपोर्ट पे पड़ी। 3 पासपोर्ट एक साथ अटैच थे। गालिबन वो बहुत ट्रैवल करता था और उसके एक्सपायर्ड पासपोर्ट में कुछ तवील दौरानिए के वीज़े होंगे। उसने यूं ही वो पासपोर्ट उठाए और सफ़े पलटने लगी। शायद ज़ियाद के पास अमरीकी या शेनेजन वीज़ा हो जिसकी बिना पर वो तुर्की का वीज़ा फ़ौरन हासिल कर सके। अगले ही लम्हे उसकी आबरू ताजुब से इकट्ठे हुए। उसने सफ़ात आगे पीछे पलटे। ज़ियाद के पास अमरीकी वीज़ा था, उसके पास शेनेजन वीज़ा था और उसके पास 10 साल का यूके का वीज़ा भी था जो 6 बरस पहले लगा था। वो एक एक करके सफ़ात पलटती गई। बहुत से ममालिक में दखूल और खरूज के वक्त की लगी मोहरें अपनी तारीखों के साथ रकम थी। ज़ियाद इतना सफ़र करता था उसे मालूम नहीं था, लेकिन ये बात इतनी काबिल हैरत न थी। वो यूके की एंट्री और एग्ज़िट की मुख्तलिफ तारीखें देख रही थी। सबरीना की मौत पे जिस साल हुई थी उस साल ज़ियाद 3 दफ़ा यूके गया था। वो छंबे से पासपोर्ट देख रही थी। उसने मालदीव या सऊदीया की फ़्लाइट के दौरान कभी ज़ियाद का पासपोर्ट अंदर से नहीं देखा था।
कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, ना कभी ज़ियाद ने उसके सामने पासपोर्ट को खोला था। बैरूनी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई तो वो चौंकी, फिर तेज़ी से पासपोर्ट वापस रखे, जल्दी जल्दी लॉकर बंद किए। दिल एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो आईने के सामने आ खड़ी हुई और यूं ही बालों में बुरश फेरने लगी। बदिक्कत मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पे छाई तशवीश कम नहीं हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वो हशाश बशाश लहजे में कहता अंदर दाखिल हुआ था। उसके कंधे पे लैपटॉप बैग स्ट्रिप से लटका हुआ था, आंखों पे ग्लासेस थे। वो उसे देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? वो गौर उसको देखता आगे बढ़ गया। वो आईने में अपना अक्स देखने लगी। बुरश अभी तक हाथ में था। बिना इजाज़त किसी का पासपोर्ट खोल के देखना गैर अखलाकी हरकत है, कशमाला मुबीन। उसके दिल ने मलामत की थी। शायद नगीना बेगम को गलतफहमी हुई हो। बूढ़ी बीमार औरत ऐसी तफसीलात भूल सकती है, लेकिन दिमाग ने सरगोशी की। वो दिन याद है जब तुमने कैफ के कार से निकलने के बाद उसका वॉलेट खोला था? दिल ने तब भी मलामत किया था और तुमने तब भी दुरुस्त किया था। ओ कैफ, उसके दिल ने थक के जैसे हाथ जोड़े। तुमने मेरे एतबार को डैमेज कर दिया। मैं अब किसी पे कभी एतबार नहीं कर सकूंगी। वो ऐसे नहीं किया करती थी। ओशन में किसी मुलाजिम पे शक होता कि वो बेईमानी कर रहा है तो वो उसकी जासूसी नहीं करवाती थी, पीठ पीछे उसके बारे में इंक्वायरी नहीं करती थी। वो उसको अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी आंखों में देख के बात करती थी, फिर उसको छुट्टी पे भेजकर उसकी मुकम्मल इंक्वायरी करती थी। अगर वो सच्चा साबित हुआ तो काम पे वापस आ सकता था, नहीं तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता था। उसे ये खुफिया खेल खेले नहीं जाते थे, लेकिन उसने एक शख्स पे एतबार किया और एतबार ऐसा तोड़ा कि सब कुछ ही बदल गया था।